एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनटीए अभ्यास जो आपका ऐप है उसमें से जो फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम ढेर सारे सवाल जो हैं डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे सवाल डिस्कस कर चुके हैं एनटीए के। यदि आप अभी तक चेकआउट नहीं कर पाए उनको तो हमारे चैनल पर nkcsir_IITD पर आप जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन पर आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एनटीए अभ्यास नाम की प्लेलिस्ट मिलने वाली है, एनटीए अभ्यास। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जेईई मेन के लिए। ठीक है, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए उन सारे सवालों की। और अब हम दोबारा से अपना फेज 2 जो है इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सवाल आपसे कहता है कि कंसिडर द सिस्टम शोन इन द फिगर, द वॉल इज स्मूथ बट द सर्फेसेस ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी आर इन कॉन्टेक्ट आर रफ। तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है ये स्मूथ है, ये है स्मूथ, लेकिन जो कांटेक्ट में है ए और बी वाला सरफेस वो रफ है, यानी कि यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है। क्वेश्चन कहता है आगे, द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आपको बताना है ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कितनी होने वाली है। तो चलिए मान लेते हैं कि एक बार कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में है ये। ठीक है, लेट्स अज्यूम द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दैट द होल सिस्टम is in equilibrium. तो इक्विलिब्रियम में यदि होगा तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम विल बी इक्वल टू 0। तो सारे फोर्सेस का समेशन जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे हमारे पास है ब्लॉक नंबर बी है, और यहां पे है हमारे पास ब्लॉक नंबर ए, और यहां पे है हमारे पास वॉल। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स लगाइए, फोर्स लगा हुआ है बाहर से F के बराबर। तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी इस सरफेस की वजह से यहां पे मिल रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और उतना ही नॉर्मल रिएक्शन यहां पे लग रहा होगा पीछे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन N। ऐसे ही वॉल की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पे मिलेगा, नॉर्मल की वजह से NW कह देता हूं, और वॉल पर भी NW के बराबर फोर्स लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका लगेगा नीचे की तरफ MB इंटू G, और ऐसे ही इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा MA इंटू G। अब पहले बात करते हैं ब्लॉक नंबर बी की। यदि ब्लॉक बी का टेंडेंसी आप देखिए जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की तो इसका मतलब ये दोनों ब्लॉक जो हैं रुके हुए हैं, और रुके हुए ब्लॉक्स पर जो फ्रिक्शन यदि लग रहा होगा तो वो स्टैटिक नेचर का होगा, काइनेटिक नेचर का नहीं होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन जब भी आपको किसी भी सिस्टम के बीच में, दो सरफेसेस के बीच में निकालना है तो आप पहले देखिए कि उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या है स्लिप होने की, वो किस डायरेक्शन में जाने को आतुर है, किस डायरेक्शन में वो मूव करना चाहता है, या कहें टेंडेंसी जो है उसकी क्या है। अब टेंडेंसी पता करने का तरीका ये होता है कि आप मान लीजिए कि फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो फ्रिक्शन की एब्सेंस में वो ऑब्जेक्ट कहां मूव करेगा तो वही उसकी टेंडेंसी कहलाएगी। सो in the absence of friction between the B and A, the block B will tend to move in downward direction, because ये जो ग्रेविटी है इसको पुल कर लेगी नीचे की तरफ, तो हम समझ गए कि इसका टेंडेंसी नीचे जाने का है। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन है इसको रोक के रखने के लिए वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो यहां पे मैं मान लेता हूं फ्रिक्शन जो है F के बराबर ऊपर लगेगा। अब फ्रिक्शन F ऊपर की तरफ लगेगा तो मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ से कह सकता हूं इस ब्लॉक ए के ऊपर जो फ्रिक्शन है वो लग रहा होगा नीचे की तरफ, वो फ्रिक्शन जो है लग रहा होगा नीचे की तरफ। तो भाई ये वाला सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में आ सकता है, दिख रहा है कि ये वाला जो फोर्स है इसको बैलेंस कर दे और ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर दे, तो ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। लेकिन आप बात कीजिए इस ब्लॉक की बात कीजिए, तो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स है नीचे की तरफ और नीचे की तरफ, यहाँ इस तरफ फोर्स है, इस तरफ फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ये बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन एक वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकली अप डायरेक्शन में कोई फोर्स यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो ब्लॉक है ये कभी भी वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में ये नहीं रह पाएगा। तो यहां पे हम इसका आंसर लिखेंगे
कि ब्लॉक ए कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, तो यहां पे हम लिखेंगे पूरा सिस्टम, होल सिस्टम कांट बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन की बात कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज ये जब कांटेक्ट में ही नहीं रहेंगे तो फ्रिक्शन की बात कैसे करें। अब मान लीजिए उल्टा भी हो जाए, मान लीजिए ये जो फ्रिक्शन है इसके ऊपर वो ऊपर की तरफ लगने लगे और इस पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगने लगे, तो ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जो है इसके ऊपर कोई कंपोनेंट नहीं आएगा फोर्स का, और ये वाला ब्लॉक नीचे टपक जाएगा। तो कोई ना कोई एक इनमें से टपकने वाला है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकते हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि द होल सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सवाल था हमारे पास। इसके बाद अच्छा एक चीज और कि आप एक बार देख भी सकते हैं, इसको फील करके देख सकते हैं कि मान लीजिए एक आइस से बनी हुई दीवार है जिसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन उसके ऊपर नहीं है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक नोटबुक है और यहाँ पे सामने आपके स्क्रीन है, और ये ब्लॉक बी में मान लेता हूं इसे, ये ब्लॉक ए मान लेता हूं। हमारे हाथ और इस कॉपी के बीच में काफी फ्रिक्शन है, लेकिन इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन उतना नहीं है। यदि मैं इसको ऐसे होल्ड करने की कोशिश करूं और ये एक्सट्रीमली स्मूथ होता, तो ये जो ब्लॉक है ये नहीं टिक पा रहा है। मतलब इसमें तो फ्रिक्शन है थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल आप एक्सट्रीम केस की बात कीजिए, जब ये बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल ऑयल की लेयर यहाँ पे चढ़ा दी है, बिल्कुल जेली यहाँ पे लगा दी है, तब ये बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। आप कितना भी जोर लगा दीजिए ये नहीं टिक पाएगा। ठीक है, तो समझ गए। ऐसे मान लीजिए इसको, ऐसे दो ब्लॉक हैं, ये है और ये नहीं टिक पाएगा। यदि हम कितना भी इसको जोर लगा लें ये नहीं टिक पाएगा। तो इस तरीके से आप इसे फील भी कर सकते हैं कि यार कुछ सेटिंग बैठ नहीं रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये स्मूथ है तो ये बेचारा कैसे टिक पाएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं। ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है, तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको, मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से? इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10th से 17th नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है, 17th ऑफ नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17th नवंबर से।
ठीक है ना। 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स है और Amazon के वाउचर्स है, ठीक है बच्चों। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ इस तरीके से। सवाल आपसे कहता है अ लार्ज टेम्पल हैज अ डिप्रेशन इन वन वॉल। अब देखिए दिमाग के साथ साथ यहाँ दीवारों में भी डिप्रेशन आ रहा है। तो डिप्रेशन है वॉल में, डिप्रेशन का मतलब है कि इस तरीके से एक डिप्रेशन का मतलब समझ गए कि ये मान लीजिए आपके पास है एक दीवार है, तो ये ऐसे हो चुकी है, ऐसे हो चुकी, बेंड हो गई है, मतलब इसमें डिप्रेशन आ गया है, इसमें डिप्रेशन आ गया है, डिप्रेशन आ गया है। ऑन द फ्लोर प्लान इट अपीयर्स एज एन इंडेंटेशन हैविंग अ स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस 2.50 मीटर। A worshipper stands on the center line of the depression 2 meters from its deepest point and whispers a prayer. Where is the sound concentrated after reflection from the black wall of the depression? तो सवाल एक बार समझ लीजिए कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास है एक दीवार, ठीक है, ये हमारे पास वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास वॉल है, ये वॉल है और इस वॉल में एक डिप्रेशन आ चुका है किसी वजह से। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है अंदर घुस चुका है, ये वाला जो पार्ट है ये अंदर घुस चुका है, अंदर घुस चुका है, ये वाला पार्ट अंदर घुस चुका है। तो एक ऐसे स्फेरिकल हमारे पास एक शेप ऐसे बन चुका है, ठीक है। एक वर्शिपर इसकी सेंटर लाइन पर खड़ा होकर वर्शिप करता है, पूजा अर्चना करता है। तो सेंटर लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो ये एक इमेजिनरी स्फीयर बन रहा है, जिस इमेजिनरी स्फीयर का ये पार्ट है उसका सेंटर, और ये हुई आपकी सेंट्रल लाइन। तो इस सेंट्रल लाइन पर ये खड़ा होके प्रेयर करता है। कुछ डेटा आपको दिया हुआ है कि इसका रेडियस 2.5 मीटर है और ये 2 मीटर दूर वहां से प्रेयर करता है। तो ये रेडियस जो है इसका वो 2.5 मीटर के बराबर है और ये जो पर्सन है वो 2 मीटर दूर यहाँ पे प्रेयर करता है। ये कर रहा है यहाँ पे प्रेयर, ठीक है, ये कर रहा है यहाँ पे प्रेयर और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर के बराबर है। तो पूछ रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद मान लीजिए लाइट यहाँ पे जाती है, साउंड यहाँ पे जाता है, तो हम जानते हैं कि एक नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा उतने एंगल से ये वापस पीछे की तरफ आने वाला है। तो जो लाइट का रिफ्लेक्शन जिस तरीके से होता है उस तरीके से ही साउंड का रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे लेना है। साउंड का रिफ्लेक्शन भी वैसे ही होगा, जितना एंगल ये नॉर्मल के साथ लाइन बनाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए ये वापस रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो पूछा गया है कि किस पॉइंट पर जाके वो पूरा का पूरा साउंड जो है कॉन्सेंट्रेट होने वाला है। तो मान लीजिए इस पूरे मॉडल को यदि मैं लाइट से कंपेयर करूं, लाइट वाले चैप्टर से, तो ये कॉनकेव मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, लाइट का सोर्स यहाँ पर है, यहाँ से निकल रही है लाइट की रे और लाइट वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट पर मिलती है और उस पॉइंट को इमेज कहा जाता है। बिल्कुल सेम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि लाइट रे या लाइट वेव की जगह ये साउंड वेव जो है यहाँ से निकल रही है। साउंड हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन में चलती है और जैसे लाइट चलती है, साउंड यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस जो है किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होती है और वही कन्वर्जिंग पॉइंट हमें निकालना है। तो फॉर्मूला जो लाइट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मिरर फॉर्मूला, वो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिमिलरली बिकॉज पूरा जो रिफ्लेक्शन है लाइट की तरह ही है,
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप जानते हैं कि v, u और f जो है ये सब यहाँ से मेजर किए जाते हैं, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1/v प्लस 1/u, u है हमारे पास -2 इज इक्वल टू 1/f, f यानी फोकल लेंथ, यानी कि 5/4 आपको मिल जाता है माइनस में 5/4। तो यहां से 1/v आपको मिल जाता है 1/2 माइनस ऑफ 4/5। सो 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10 आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू मिल जाती है आपको माइनस ऑफ 10/3 के बराबर। सो माइनस 10/3 मीटर दूर जो है ये सारी जो रिफ्लेक्टेड साउंड रेज हैं, साउंड वेव्स हैं, ये आकर मिलने वाली हैं, वही पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहलाने वाला है। तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा आपको माइनस ऑफ 3.33 मीटर दूर, यानी कि कहीं यहां पर आपको साउंड वेव आके मिलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहां से जितनी भी साउंड वेव जाएंगी वो यहां पे आकर मिलेंगी, इस तरीके से आके वो मिल रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है the resultant of two vectors is perpendicular to first vector of magnitude 6. If the resultant has a magnitude of 6√3, then the magnitude of second vector is equal to। तो दो वेक्टर हैं और उन दोनों का जो समीशन है वो किसी एक के परपेंडिकुलर है। तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि कुछ इस तरीके का डायग्राम बन रहा होगा। एक वेक्टर मान लेता हूं a जिसका मैग्नीट्यूड है 6 और दूसरा वेक्टर मैंने मान लिया वेक्टर b जिसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है। इन दोनों का रिजल्टेंट a के परपेंडिकुलर है। इनका रिजल्टेंट आता है कुछ इस तरीके से लाइक दिस। तो ये इनका है रिजल्टेंट r और जिसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास कितना 6√3। तो आपको बताना है कि दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैं एक बात जानता हूं कि ये b और a इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये है। अब इनका रिजल्टेंट कैसे भी निकालूं, ये हमें मिलना चाहिए, परपेंडिकुलर मिलना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, अभी r को आप भूल जाइए, आप यहाँ पे सिर्फ a और b को देखिए। a है, यहाँ पे है b, ये वाला जो एंगल है ये मान लेता हूं अल्फा के बराबर है। तो आ जाएगा आपके पास ये b cos अल्फा और ये आ जाएगा आपके पास b sin अल्फा। ठीक बात है। इनको और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये बन जाएगा a माइनस b sin अल्फा और ये मिल जाएगा आपके पास b cos अल्फा। ठीक बात है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है किसके बराबर है 6√3 के बराबर है, 6√3 के बराबर। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट वो 0 के बराबर है और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है किसके बराबर है 6√3 के बराबर है। तो यही हमें यहाँ पे लिखना है that a minus b sin alpha 6 minus b sin of alpha is equal to 0। यहां से आपको b sin alpha मिल जाता है किसके बराबर 6 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन हमें कि b cos alpha जो है किसके बराबर मिलता है 6√3 के, तो यहां मिल जाता है b cos alpha is equal to 6√3, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर आना चाहिए, मतलब मैं यहाँ पे करना ही चाह रहा हूँ कि यहाँ से साइन अल्फा निकाल लूँ, यहाँ से कॉस अल्फा निकाल लूँ, उनका स्क्वायर का ऐड समीशन कर दूँ तो मुझे 1 मिल जाना चाहिए। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ से मिलेगा 6 स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मिलेगा आपको 36 इंटू 4 इज इक्वल टू b स्क्वायर और यहाँ से b की वैल्यू मिल जाती है आपको 12 के बराबर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर वेक्टर। तो 12 और 6 दो वेक्टर्स थे जिनका रिजल्टेंट कितना आया था 6√3 के बराबर। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारे पास कुछ ऐसा, इफ द यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर डबल्ड देन यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू। तो नई यूनिट जो है उसके साथ क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम की जो यूनिट है उसके साथ क्या होगा। तो पहले तो एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम, तो इसका जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो हम जानते हैं mvr के बराबर होता है, और इसका मैं लिख सकता हूं कि ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये मीटर तो आ जाएगा आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ये होता है हमारे पास इसका यूनिट। ठीक है,
तो यदि मैं बात करूं एक फॉर्मूले की जो आपने पढ़ा होगा जरूर से कि n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2, यानी कि एक यूनिट है हमारे पास यूनिट नंबर 1 और उस यूनिट में उसका जो मैग्नीट्यूड है n1, तो दूसरी यूनिट में उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, n2 के बराबर होने वाला है। तो यहां पे मैं यदि वन की बात करूं, 1 ऐसा यूनिट यानी कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड है यहां पे, तो ये किसके बराबर होना चाहिए। अच्छा, हमने किया क्या है कि हमने इसे कर दिया है, डबल कर दिया है, ठीक है। तो इसे डबल कर दिया है तो यहां पे मैं लिखूंगा कि डबल कर दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया है x के बराबर हो गया है, और x किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड के बराबर हो गया है, ठीक है। अब उसमें किया क्या है कि किलोग्राम को कर दिया है डबल, मीटर को कर दिया है डबल, टाइम को कर दिया है डबल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 2 किलोग्राम इंटू 2 मीटर का स्क्वायर यानी कि 4 मीटर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपके पास 2 सेकेंड, तो यहाँ 2 से 2 चला जाएगा, आपको मिल जाता है यहाँ से x किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ से किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड से आपको ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, x की वैल्यू मिल जाती है आपको 4 के बराबर, यानी कि जो 4 गुना है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, 4 गुना जो है वो हो जाने वाला है, ठीक है। नई यूनिट जो है वो 4 गुना ज्यादा होगी, 4 गुना होगी पुरानी यूनिट की। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस तरीके से है, वाटर इज फिल्ड अप विद अ हाइट h इन अ बीकर ऑफ रेडियस r एज शोन इन फिगर। तो यहां पे हमारे पास एक बीकर है और बीकर का जो टोटल हाइट है वो हमें नहीं दिया है, लेकिन हमें दिया है कि कितना इसमें पानी भर दिया है। तो वाटर जो हमने यहाँ पे भरा है वो h हाइट तक भरा हुआ है, h हाइट तक हमने भर दिया। इस बीकर का जो रेडियस है, डायमीटर कहें, डायमीटर 2r है, रेडियस r के बराबर है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो एंड द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज t, सरफेस टेंशन t के बराबर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0 के बराबर। एंड कंसीडर द वर्टिकल सेक्शन ABCD ऑफ द वाटर कॉलम थ्रू अ डायमीटर ऑफ द बीकर, द फोर्स ऑन वाटर on one side of this section by the water on the other side of the section has a magnitude of equal to। सवाल एक बार समझ लेते हैं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं, उसके बाद इस सवाल को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारे पास एक वाटर का बॉडी है, वाटर बॉडी है हमारे पास, और वो वाटर बॉडी जो है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, एक सिलिंड्रिकल शेप में ये बॉडी है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है लाइक दिस। ये पूरा कर देते हैं इसको, ये रहा हमारा ये पानी, और पानी यहाँ h हाइट तक भरा हुआ है लाइक दिस, अच्छे से भरा है, ठीक इस तरीके से पानी भरा हुआ है। अब इस पानी में, कि पानी के अंदर मैं एक इमेजिनरी सरफेस अज्यूम कर रहा हूँ, एक इमेजिनरी सरफेस यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, एक इमेजिनरी सरफेस यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। इस सरफेस का नाम है A, B, C और D, ये D है और ये C है, इमेजिनरी सरफेस है बेटा, ठीक है। तो इस इमेजिनरी बाउंड्री के इस तरफ जो वाटर है और इस इमेजिनरी बाउंड्री के उस तरफ जो वाटर है, इक्वल अमाउंट होगा, ये समझ गए सब। तो वो कितना फोर्स लगा रहे होंगे इन वाले वाटर बॉडी पर, और ये, या फिर कह सकते हैं कि ये वाला वाटर बॉडी इस वाली वाटर बॉडी पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सरफेस बनाया गया है, दिस इज टोटली इमेजिनरी। तो इसका हाइट है इस वाटर बॉडी का h, ठीक है, और ये हमारे पास इसका डायमीटर है 2r के बराबर, 2r। तो देखिए फोर्स सबसे पहले लगेगा जो वाटर के प्रेशर की वजह से होगा। तो ये वाला जो वाटर है ये इसको पुश कर रहा होगा बाहर की तरफ, और ये वाला वाटर इसको पुश कर रहा होगा अंदर की तरफ। तो यहां पे यदि मैं इस ABCD, ये जो आपके पास जो रेक्टेंगुलर शीट है, इसका मैं व्यू बना रहा हूं ये वाला, कि आपको जो दिख रहा है वो A और D वाला फेस दिख रहा है। तो वाटर की वजह से एक फोर्स लगेगा इस तरफ फोर्स लगेगा, और वो होगा प्रेशर इनटू एरिया। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल, एक कॉन्सेप्ट देखिए, फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल नाम का एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, या फिर और इसके साथ में होता है टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द वॉल। यदि मान लीजिए आपके पास एक डैम है, तो डैम के अंदर जो भरा हुआ पानी है
वो डैम के दरवाजे पर कितना फोर्स लगाता है, कितना टॉर्क लगाता है, उसकी कैलकुलेशन सिखाते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो डैम के अंदर पानी है, या कहें कि ये पानी यहां पे जो भरा हुआ है एक तरफ, उस पानी के टॉप पे कितना प्रेशर है, उस पानी के बॉटम पे कितना प्रेशर है, और उन प्रेशर का जो एवरेज है इनटू एरिया के बराबर फोर्स लगता है। तो पानी का प्रेशर यहाँ पे P0 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं लेना है, पानी के प्रेशर की बात कर रहा हूं। पानी का प्रेशर है यहाँ पे 0, यहाँ पे पानी का प्रेशर है ρgh, तो फोर्स जो इस तरफ लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल टू 0 प्लस ρgh डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। इसका एरिया कितना है? h इंटू 2r, h इंटू 2r। तो ये फोर्स लगेगा पानी की वजह से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो प्रेशर यहां पे डेवलप हुआ है वो हर जगह P0 के बराबर है, तो वो हमारे पास लगने वाला है फोर्स इस तरफ ही P0 इंटू एरिया विच इज 2r इंटू h। और सरफेस टेंशन देखिए, ये वाला जो पानी है ये इसको पुश कर रहा है, इस इमेजिनरी जाली को पुश कर रहा है, लेकिन साथ में ही ये वाले जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस टेंशन की वजह से इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। ठीक है, इस वाले पानी को ये खींच रहे हैं सरफेस टेंशन वाले फोर्स से। तो मैं एक फोर्स यहां पे लिखूंगा कि फोर्स इस तरफ भी लग रहा होगा सरफेस टेंशन का, और सरफेस टेंशन का फोर्स सिर्फ सरफेस पर ही लगता है, तो हम लिखेंगे सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ दिस लाइन। सरफेस टेंशन है T और लाइन का लेंथ कितना है? 2r के बराबर। तो हमें एक फोर्स मिल चुका है ये, दूसरा फोर्स मिल चुका है ये, और तीसरा फोर्स मिल चुका है ये। तो टोटल फोर्स यहां पे आप लिख सकते हैं कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इमेजिनरी सरफेस ABCD इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 2P0 इंटू r इंटू h, और यहां पे 2 से 2 चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा प्लस में ρgRh स्क्वायर, और यहां पे मिलेगा माइनस ऑफ 2RT। तो ये टोटल फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है, जो एक साइड का पानी उस दूसरी साइड के ऊपर लगाएगा। ठीक है,